जो भी इंपॉर्टेंट है और जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन किताबों में नहीं दिया है उसको भी हम लोग जरा पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब ये कार्बोहाइड्रेट तुमको चावल में भी मिलेगा, रोटी में भी मिलेगा, दाल में भी मिलेगा, सब्जी में मिलेगा, सब जगह से यही मिल रहा है। हमारे शरीर में ये ग्रोथ इंश्योर करते हैं, हम धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। और दूसरा क्या, इंश्योर ग्रोथ के साथ साथ अब बस तुम्हें आज के बाद से ये बात का ध्यान रखना है कि नॉट एवरी शुगर इज स्वीट। कार्बोहाइड्रेट्स को अगर तोड़ तोड़ के तुम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओगे तो तुमको किसी न किसी प्रकार का शुगर ही मिलेगा। तो जब डाइसैकेराइड्स की हम बात करते हैं तो डाइसैकेराइड्स में इन्हीं में से कोई दो कंपाउंड मिल जाएंगे और बना देंगे डाइसैकेराइड। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस एनसीईआरटी सीरीज में, जहां पर हम लोग अपनी साइंस की एनसीईआरटीज को वाइंड अप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हमारा जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड्स के बच्चे हैं, जो ज्योग्राफी स्ट्रीम से हैं या फिर आर्ट साइड के हैं, जो कॉमर्स साइड के हैं, जिनको डर लगता रहता है साइंस के नाम से, उनका ये डर वाला भूत भगा सकें, है ना। तो आओ एक और नए चैप्टर का भूत भगाते हैं आज हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके नाम से ना सिर्फ नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले कांपते हैं बल्कि साइंस बैकग्राउंड के भी लोग कांपते हैं। बट एक मजेदार बात बताता हूं, यूपीएससी केमिस्ट्री से कभी भी डायरेक्ट सवाल नहीं पूछता है। तो यूपीएससी के सिलेबस में हम आखिरकार केमिस्ट्री के पोर्शन से कौन सी एनसीईआरटी पढ़ें, और एनसीईआरटी अगर पढ़ें भी तो उसके कौन से चैप्टर्स पढ़ें, आइए एक बार नजर डालते हैं उनके ऊपर। सबसे पहले हमारे पास में एक ही चैप्टर है जो कि हमारे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और वो है बेटा बायोमोलिक्यूल्स। और जब भी हम बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं तो इट इज नॉट कि हमें ना सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने हैं और ना ही हमें उनके रिएक्शंस पढ़ने हैं, यहां पर केमिकल फॉर्मूलाज पढ़ने हैं, ये सब कुछ भी नहीं पढ़ना है। हमें बस अपना बेसिक फंडा क्लियर रखना है, बहुत ही सिंपल सा है। अब यहां पर मैं तुम्हें बताता हूं, ये ना तुम्हारे दो किताबें हैं यहां पर। पहली किताब है तुम्हारी क्लास 11th की और दूसरी है तुम्हारे पास में क्लास 12th की। अगर तुम अपनी क्लास एनसीईआरटी 11th और 12th की केमिस्ट्री किताब तुम उठा के देखोगे तो तुम्हें क्लास 11th में मिलेगा चैप्टर नंबर 9 और यहां पर मिलेगा तुम्हें चैप्टर नंबर 14, और तुम इन दोनों को इस लेसन के साथ में ऐड करके चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज इतना कुछ खास वो नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट है और जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन किताबों में नहीं दिया है उसको भी हम लोग जरा पढ़ने की कोशिश करेंगे आज अपने इस चैप्टर में। तो फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि आपको कोई भी डाउट आता है तो आप यहां पर आ ही सकते हैं, ये तो आप सबको पता ही है। इस क्लास की पीडीएफ जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब मैंने ये भी देखा कि शायद आप में से किसी लोगों ने बताया था कि क्लासेस की पीडीएफ जो है अवेलेबल नहीं है, बट हमने बात कर लिया है टीम से और शायद अब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर जाके एक बार जरूर से आप देख सकते हैं। दूसरा जो हम बात कर रहे हैं वो है कि अगर आप पेड प्रोग्राम्स, जैसे कि हमारा 3 साल का प्रारंभ का कोर्स अपने कॉलेज के साथ अगर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए है। और अगर अभी आप स्कूल से पास हुए हैं या फिर अपना ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन करने का सोच रहे हैं तो ये कुछ डिग्री प्रोग्राम्स के साथ भी यूपीएससी की तैयारी आप कर सकते हैं हमारे साथ में। तो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पोर्शन जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, उसमें बायोमोलिक्यूल्स को तो हम देखेंगे ही देखेंगे। लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट सम मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये न्यूट्रिएंट्स तुम्हारे हिसाब से क्या चीज है, किस बला का नाम है न्यूट्रिएंट, तुम लोग बड़े आसानी से मुझे बात बता सकते हो कि भाई सर देखो जो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। भाई न्यूट्रिएंट्स कुछ ऐसे खाने पीने होते हैं सर जिससे खा के हमारा पेट भर जाता है? नहीं, सिर्फ यही नहीं है। पेट भरता है वो तो बात सही है, लेकिन पेट भरने के साथ साथ इसमें जो हमारे न्यूट्रिशंस मिलते हैं, इसको खा के सिर्फ मजा ही आ गया सर, क्या स्वाद था, ये फीलिंग ना है, बल्कि हमारे शरीर के अंदर में सारी एनर्जी का सोर्स जो प्रोड्यूस करने का हो वो भी डेवलप होने लगे, जिससे हम लोग आराम से चल फिर सकें, भाग दौड़ सकें, बढ़िया से पढ़ाई कर सकें। इन सब चीज़ों के लिए जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है उसी का नाम है बेटा न्यूट्रिएंट, जो कि खाने के तरीके से हम लोग खाते हैं। तो यहां पर बेसिकली अगर हमसे कोई पूछता है कि न्यूट्रिएंट्स क्या है तो हम इसको बोलते हैं कि भाई साहब ये न्यूट्रिएंट्स और कुछ नहीं बल्कि दे आर फूड बेस्ड केमिकल्स। लो भाई केमिस्ट्री आ गई। क्या है भाई ये है फूड बेस्ड केमिकल्स जो कि विच ड्राइव आवर बायोलॉजिकल फंक्शंस, which drive our biological functions, जो हमारे शरीर के अंदर में बायोलॉजिकल फंक्शंस या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को सही तरीके से परफॉर्म करने में मदद करते हैं। ऐसे ही केमिकल्स जो खाने में मिलता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब यहां पर आप एक बात देखोगे कि ये जो न्यूट्रिएंट्स है बेटा वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं हमारे पास में। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक देखो न्यूट्रिएंट्स वो होता है जिनको कि हम बुला सकते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स।
मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको खा के तुम पेट भरते हो, जिनको खाने से तुमको लगता है कि पेट भर गया, या अब एक दो रोटी और नहीं खा सकते हैं। अच्छा, किन से पेट भरते हो तुम सोचो? रोटी खा के, चावल खा के, सब्जी खा के, है ना। तुम और क्या खाते हो भाई? सब्जी खाने के बाद तुम दाल वाल खाते हो। तो इन सब से जिनसे पेट भरते हो, दोज ऑल थिंग्स विल बी नोन एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, है ना, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। हम बोलते हैं ये सब हमें कैसा चाहिए भाई? ये सब हमारे शरीर को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, क्योंकि इसी से तो हमारा भूख मिटता है। और दूसरा हम बोल रहे हैं कि ये सारे के सारे किस में काम आते हैं? दे ऑल यूज टू प्रोवाइड एनर्जी, दे यूज टू प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। इनका बेसिक फंक्शन क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करना। अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा क्या? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट तुमको चावल में भी मिलेगा, रोटी में भी मिलेगा, दाल में भी मिलेगा, सब्जी में मिलेगा, सब जगह से यही मिल रहा है। तो ज्यादातर हिस्सा जो हम लोग खाते हैं, जिनसे हमारा पेट भरता है, मजा ही आ गया सर जी, पूरा मजा आ गया सर, एकदम पेट एकदम फुल हो गया है, तो वो क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट अपने लिए। इस तरीके से दूसरा जो है यार, वो अपने लिए क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट होगा, ऑब्वियस सी बात है। माइक्रोन्यूट्रिएंट की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली हमें हमारे शरीर में, जैसा हमने लिखा, ये इतने ज़्यादा अमाउंट में चाहिए नहीं। ये हमारे लिए क्या चाहिए भाई? स्मॉल क्वांटिटी में हमें चाहिए। और हमारे लिए ये बेसिक काम क्या करता है पता है? ये बेसिक काम बेटा वो सारे काम करता है, जैसे एनर्जी प्रोवाइड करने का तो काम इसने देख लिया, लेकिन जैसे मान लो कि हमें एनर्जी के साथ साथ हमारे शरीर को बढ़ना भी तो होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं दे कैन इंश्योर ग्रोथ। हमारे शरीर में ये ग्रोथ इंश्योर करते हैं, हम धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। और दूसरा क्या है? इंश्योर ग्रोथ के साथ साथ हमारे बेसिक फंक्शंस ऑफ द बॉडी में जिन जिन न्यूट्रिशंस की जरूरत पड़ती है। फंक्शन ऑफ द बॉडी का मतलब क्या है? कि कहीं पर हमें मान लो किसी विटामिन की जरूरत पड़ रही है, कहीं कोई एक प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, कोई एंटीबॉडीज डेवलप करने के लिए, तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर किसी भी प्रकार का प्रोटीन एंड एंटीबॉडीज का डेवलपमेंट अगर करना है तो ये सारे उसमें हेल्प करते हैं, है ना, ये सब उसमें हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है? एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम लिख सकते हो उसमें विटामिन्स। तो विटामिन क्या है भाई? क्या ऐसा कभी बोलते हो कि सर आज तो हमने पेट भर के विटामिन खाया है, सर हमने आज खाया है 100 ग्राम विटामिन ए खाया है, ऐसा थोड़ा सा 50 ग्राम हमने सर विटामिन बी का पूरा कॉम्प्लेक्स भर भर के खा लिया, कैप्सूल पूरा 2 बोतल खा लिए हम, आज ही पेट भर गया सर हमारा। कभी बोलते हो ऐसा? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है, इनको छोटे अमाउंट में चाहिए, है ना, छोटे अमाउंट में भी खा के हमारा काम पूरा का पूरा हो जाएगा। ये वही हैं जो कि हमारे डिसीजेस के अगेंस्ट फाइट वाइट करेंगे, ठीक है। अब डिसीजेस के अगेंस्ट फाइट वाइट करेंगे वो तो सही है। तो फिर आखिरकार ये जो भी न्यूट्रिशंस की हम बात कर रहे हैं, यहीं से हम क्या समझते हैं अपने को? कुछ बायोमॉलिक्यूल्स की हम लोग जिक्र करना स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स में क्या क्या आ सकता है बेटा? तुम्हारे लिए आ सकता है, देखो, कार्बोहाइड्रेट आ सकता है, तुम्हारे लिए आ सकता है मान लो विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स। देखो, एक तो प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह तो हमने पहले से ही पढ़ रखा है, बट इसके अलावा हम लोग और क्या लिख सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। इसके अलावा जो बहुत मज़ा आता है खाने में सर, वो है हमारा फैट। मज़ा ही आ जाता है सर, फैट्स या लिपिड्स की हम बात कर सकते हैं, है ना। तो लेट्स डिस्कस दीज थिंग्स। ये इन्हीं चीज़ों पर हमें थोड़ा सा बातचीत करना है और हम इन्हीं चीज़ों पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अब देखो यहाँ पर समझना इस चीज़ को कि बायोमॉलिक्यूल्स बेसिकली होते क्या हैं। यहां पर हम लोग बोलते हैं कि ये बेसिकली क्या होते हैं? दीज आर द हार्मोनियस एंड सिंक्रोनस प्रोग्रेस। इनका क्या लिख सकते हैं हम लोग? दीज आर द हार्मोनियस एंड सिंक्रोनस प्रोग्रेस। बायोमॉलिक्यूल्स क्या लिख रहे हैं? हार्मोनियस एंड सिंक्रोनस प्रोग्रेस ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसके कारण हम लोग जिंदा हैं, विच लीड्स टू लाइफ, जो जिंदगी की तरफ ले जाए, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं भाई? हार्मोनियस
एंड सिंक्रोनस प्रोग्रेस ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसी को हम बोल देते हैं क्या है, बायोमोलिक्यूल्स। अब सबसे पहले हम लोग इसमें सबसे पहला पार्ट जो हम पढ़ेंगे उसको चलो हम लोग पढ़ लेते हैं कार्बोहाइड्रेट से। लेट्स स्टार्ट विथ कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स जो है बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स दे आर बेसिकली, हम बोल सकते हैं कि एक इनका ऐसे फार्मूला वगैरह तो मैं तुम्हें नहीं पढ़ाना चाहता हूं, लेकिन मैं इसको ऐसे बता देता हूं। कार्बोहाइड्रेट्स का जो केमिकल नेम है ना, इसका हमारे सामने जो केमिकल नेम आता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैकेराइड्स। इसको क्या बोलते हैं भाई, सैकेराइड्स बोलते हैं। देखो ये जो सैकेराइड है, ये सैकेराइड तुम्हारे लिए कई सारे टाइप्स के हो सकते हैं। कैसे कैसे टाइप्स के हो सकते हैं सर बताइए जरा। लो भाई अभी बता देते हैं। सैकेराइड्स में देखो सबसे पहला पार्ट जो है हमारे पास में वो बन सकता है कैसा, मोनोसैकेराइड। अभी ये क्या है मैं तुम्हें बताता हूं, भाई टेंशन मत लो भैया। सैकेराइड्स है ना, मोनोसैकेराइड्स। फिर हमारे सामने कुछ हो सकते हैं डाइसैकेराइड्स। हमारे पास में कुछ हो सकते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। हमारे पास में कुछ हो सकते हैं पॉलीसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और हमारे पास में है डाइसैकेराइड। ये जो क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट या सैकेराइड्स हम लोग बोलते हैं, दीज आर नथिंग बट द, हम लोग इसको लिखते हैं कि दीज आर द न्यूट्रिशनल कैटेगरी, दीज आर द न्यूट्रिशनल कैटेगरी फॉर व्हाट, फॉर बेटा शुगर्स। अरे वाह भाई, शुगर्स ये क्या है, हमारे लिए शुगर्स हैं। अब बस तुम्हें आज के बाद से ये बात का ध्यान रखना है कि नॉट एवरी शुगर इज स्वीट। हाँ, सारे शुगर मीठे नहीं होते हैं, कई सारे, मतलब देखो कार्बोहाइड्रेट्स को अगर तोड़ तोड़ के तुम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओगे तो तुमको किसी ना किसी प्रकार का शुगर ही मिलेगा। अच्छा, शुगर जब भी हम बात करते हैं तो इट इज नॉट अबाउट चीनी, जो हम लोग टेबल शुगर खाते हैं ना, चीनी का डब्बा होता है, चाय पत्ती चीनी ये सब जो रखते हैं उस डब्बे में, वो वाले चीनी की बात नहीं कर रहा हूं, हम शुगर की बात करें। शुगर इज ए वाइड टर्म है ना, उसके अंदर कई प्रकार की चीजें आ सकती हैं। हम लोग बोलते हैं कि ये जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो भी होते हैं, दे आर बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट। बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। और यहां पर एक और आखिरी बात हम लोग लिख लेते हैं बस, कि ये हमारे लिए मेन लिविंग फ्यूल सोर्स है ना। किस चीज के लिए भाई, हम बोल रहे हैं कि ये हमारे लिए क्या है, दिस इज द मेन लिविंग फ्यूल सोर्स। मतलब कि यही है जो कि हमारे शरीर में एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। ऐसा लिख सकते हैं, फुलफिल एनर्जी रिक्वायरमेंट। यही है वो जो हमारे शरीर में एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। अब इतनी तारीफें कर ली, ये तो वही वाली बात हो गई है ना, कि जैसे साउथ इंडिया में उनसे पूछता है ना, एक शॉर्ट से चलता है कि अरे कौन है तुम्हारा बेटा, तो वो ये नहीं बताता अरे मेरा बेटा रामू है, वो बोलता है मेरा बेटा जो जिसके आने से पूरा समाज जो है वो हिल जाता है, तो उसमें एकदम से जूम फ्लैश आएगा, उसका बेटा दौड़ते हुए कहीं से आ रहा होगा स्लो मोशन में, बिल्कुल है ना, मेरा बेटा जिससे तुम जैसे लोग जमीन के 4 फुट अंदर धंस जाते हैं। उसमें दिखाया जाएगा कि आते ही वो एक गुंडे को ऐसे मारता है, वो 4 फीट अंदर धंस जाता है ना, फिर वो चलता रहेगा भाई, चलता रहेगा। तो जो बोलते हैं अबे सीधे सीधे बताता है भाई कौन है भाई तू, तो ये वही है ना, कि ये भाई हमने बताया कि सैकेराइड कौन है, अरे वही जो अपना मेन फ्यूल सोर्स बनाता है। अरे भैया सैकेराइड होते क्या है, अरे वही जो कि हमारे शरीर को एनर्जी देता है ना, तो वही वाला सिस्टम है पूरा ये। तो नॉर्मली अब तुमने सारी बातें जब समझ ली हैं तो यहां पर तुम समझ सकते हो। देखो बेटा, जो ये मोनोसैकेराइड्स होते हैं ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं सिंपल शुगर्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सिंपल शुगर्स। तो सिंपल शुगर्स का मतलब क्या है, सिंपल शुगर्स का मतलब क्या है, जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ मोनोसैकेराइड, इसके एग्जांपल्स अगर मैं तुम्हें लिखवाऊँ ना, बड़े सिंपल से एग्जांपल तुम लोग को पता भी होगा, इनफैक्ट तुमने कितनी बार इसको सुना भी होगा। बेटा ग्लूकोज खाया है,
हाँ ग्लूकॉन डी वाला, हाँ वही है। मान लो एक तुमने फ्रक्टोज का नाम सुना होगा, फ्रक्टोज जैसे नाम से पता चला है फ्रूट से मिलते हैं ये सब, है ना। फ्रक्टोज इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रूट्स। इनफैक्ट इसके बाद में एक आता है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज जो है वो बेटा कहाँ मिलता है हमें, दूध से मिल जाएगा हमें, है ना। दूसरा जो है हमारे पास में है एक और, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा डेक्सट्रोज। अच्छा, जरूरी नहीं है कि देखो सारे समाज मतलब जो हमारा नेचर है उन सभी नेचर में ये सब अपने प्योरेस्ट फॉर्म में मिले। जैसे कि अगर मैं तुमसे बताता हूं, अगर मैं तुम्हें एग्जांपल के तौर पर बेटा यहां पर एक एग्जांपल देता हूं, हनी, शहद सभी लोग खाते पीते होंगे भाई, है ना। हनी बहुत मीठा होता है ना। लेकिन हनी के अंदर में कई सारे सिंपल शुगर्स होते हैं। जैसे कि हम बोले तो हनी में भाई साहब 50% क्या है, फ्रक्टोज है। लेकिन सिर्फ फ्रक्टोज तो 50% ही, बाकी क्या है भाई साहब, बाकी ग्लूकोज है ना। यहां पर हम बोलते हैं 44% जो है वो ग्लूकोज है, बाकी भी बहुत सारे हैं। तो इसके वजह से हम बोल सकते हैं, जैसे कि जो हमारा गैलेक्टोज है बेटा, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं क्या, मिल्क शुगर। अच्छा, अब ये अगर बेसिक वर्जन्स में आ गए तो जब डाइसैकेराइड्स की हम बात करते हैं तो डाइसैकेराइड्स में इन्हीं में से कोई दो कंपाउंड मिल जाएंगे और बना देंगे डाइसैकेराइड। जैसे कि अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, है ना, अगर मैं एग्जांपल देता हूं तो मैं तुम्हें बताता हूं, जैसे कि मान लो हम बोलते हैं लैक्टोज इसका एग्जांपल है भाई, इसका एग्जांपल है। लेकिन लैक्टोज में क्या क्या मिलेगा, हम बोलते हैं भाई देखो इसमें ग्लूकोज मिलेगा और गैलेक्टोज मिलेगा, है ना। इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ये लो भाई, दो मिल गए, इसीलिए हमने क्या बोला, डाइसैकेराइड बोला। और एग्जांपल देख लो, है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं माल्टोज। तो माल्टोज कैसे बनता है भाई, माल्टोज कैसे बनता है, माल्टोज बेटा बनता है ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल से, मतलब हम बोलते हैं ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। लो भाई तुम्हारा क्या बन गया, माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड। इनफैक्ट जो हम लोग टेबल शुगर जो हम लोग खाते हैं, मतलब जो हम लोग चीनी भी नहीं खाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको ग्लूकोज नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं। सुक्रोज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टेबल शुगर। जो हम लोग के घर में हम लोग खा रहे हैं बढ़िया मस्ती से, सुक्रोज। इसमें क्या क्या मिलता है भाई, एक तो तुम्हारे पास में क्या, ग्लूकोज, और इसमें साथ में क्या मिलता है भाई तुमको, फ्रक्टोज मिलता है, फ्रक्टोज। तो इनके दो मॉलिक्यूल से कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलता है, सुक्रोज मिलता है। सिमिलरली अगर हम लोग देखो जैसे तुम्हारा लैक्टोज है, लैक्टोज देखो कहाँ मिलता है, हम बोलते हैं भाई लैक्टोज जो है वो तो मिल्क में नेचुरली मिलता है ना, ये तो मिल्क में मिलता है नेचुरली। सिमिलरली माल्टोज, तुम इसका नाम सुनते ही तुम्हारे आंखों में जो है वो बत्ती की जैसे रोशनी तुम्हारी दोगुनी हो जाएगी। माल्टोज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं बेटा, इसका इस्तेमाल करते हैं बियर के फर्मेंटेशन में, है ना। कहाँ इस्तेमाल करते हैं भाई, बियर के फर्मेंटेशन में करते हैं, है ना। वाह वाह, किसी को तो जुबान पर नशा ही आ गया होगा, ऐसे गंदी बातें नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, बियर का फर्मेंटेशन। और दूसरा जो है सुक्रोज, क्या इसमें कोई डाउट है तुमको कि कहाँ से मिलता होगा भाई, ये तो शुगर केन से मिलता होगा, शुगर केन गन्ने से मिलता होगा। गन्ना सिर्फ गन्ने से ही क्यों मिलेगा, बहुत सारे जगहों पर जो ये शुगर है बेटा वो किससे बनता है, स्वीट पोटैटो से बनता है। कई सारे जगहों पर और भी दूसरी चीज़ों से बनता है। तो यहाँ पर कई प्रकार के हमारे ऐसे शुगर हो सकते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर शुगर बीट है, शुगर केन है, किसी भी बना सकते हो। देन हम लोग बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड का बेस्ट एग्जांपल अगर मैं तुम्हें दे पाऊंगा तो वो है बेटा क्या, एग्जांपल इसका सोयाबीन जो है वो हमारे लिए सबसे बेस्ट सोर्स है इसका। सोयाबीन हमारे लिए ओलिगोसैकेराइड है। ओलिगोसैकेराइड में क्या होता है सर, ये तो डाई में तो दो थे, तो ओलिगो में कितने होंगे, हम बोलते हैं भाई इसमें देखो 3 से 10 ग्लूकोज का चेन बन सकता है ना, 3 से 10 ग्लूकोज का चेन बन सकता है। अब क्या करें, तो हम बोल रहे हैं इसमें पॉलीसैकेराइड्स की अगर हम बात करते हैं, पॉलीसैकेराइड्स का मतलब क्या है, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वन। और ज्यादातर हम जो भी चीज खाते हैं वो पॉलीसैकेराइड ही होते हैं। जैसे कि आप बताओ सर क्या बोल रहे हो, अरे भैया जो भी तुम खा रहे हो, गेहूं चावल सब खा रहे हो, सब यही है। मतलब कि तुमने मान लो अभी चावल खाया, चावल खाने के बाद तुमको मिला क्या, स्टार्च ही तो मिला। ये जो स्टार्च है, ये स्टार्च क्या है, स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। अब यहां 10 से ज्यादा सिंपल शुगर का चेन मिलकर क्या बनाता है, पॉलीसैकेराइड बनाता है। इतनी बातें अपने को क्लियर हो गई हैं। तो हमारा ज्यादातर खाना जो हम खाते हो बेटा, क्या खाते हैं हम लोग, पॉलीसैकेराइड ज्यादा खाते हैं, है ना, पॉलीसैकेराइड ज्यादा खाते हैं। तो देखो क्या होता है, जितना लंबा चेन होगा उसको वापस से शरीर में पचने में उतना समय लगेगा।
अब जैसे तुमने सीधे चीनी खा ली, चीनी खाने से क्या होगा, सीधे के सीधे अब सोचो कि तुम्हारे शरीर में बेटा ये लोग क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए तुम क्या करते हो, जैसे ही ग्लूकॉन डी खाते हो, है ना, वैसे तो ग्लूकॉन डी में और भी चीजें मिलती हैं, लेकिन जैसे ही तुम ग्लूकॉन डी खाते हो उसमें ग्लूकोज होता है भाई साहब, वो ग्लूकोज बिल्कुल अपने बेसिक फॉर्म में है, खाते ही साथ तुरंत के तुरंत शरीर में शुगर कंटेंट स्पाइक होता है, तुरंत के तुरंत एनर्जी रिलीज, खट से एनर्जी रिलीज। तो ग्लूकोज खाते ही हम लोग को लगता है अरे वाह एनर्जी आ गई भैया, अब बताओ कितना काम करना है, कितना पढ़ना है ना। तो ये ग्लूकोज इस वे में काम करता है क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है। लेकिन यही चीज जब तुम खाना वाना खाते हो, खाना वाना खाने के बाद पचने में समय लगता है, खाना खाते ही तुम्हें लगता है कि अब सर आ रहा है हमको नींद, और नींद आने के बाद सर थोड़ा सो लेते हैं सर, फिर उठ के हम पढ़ेंगे, है ना। ऐसा ही तो होता है। क्यों होता है भाई ऐसा, क्योंकि जैसे ही तुम इन सब चीजों को खाते हो उसमें तुम्हारे लिए क्या होता है भाई, एनर्जी काम करने में लग जाती है, एनर्जी मेहनत करने में लग जाती है। जो तुमने खाना खाया है पहले उसको पचाएं, तो इन भाई साहब ने 4-4 रोटी खा ली है, शरीर में गुजारा, मतलब इनको एक रोटी सो जाता है, ये 4-4 रोटी खा गए, उसके ऊपर भी देसी घी का बढ़िया लेप वेप लगा के डुबो के देसी घी में खा गए। तो पचाने में समय लगेगा ना, पचाने में समय लगेगा और साथ साथ मेहनत भी लगेगा, तो सारा एनर्जी तुम्हारे शरीर का वो ही ले जाएगा पचाने में। फिर तुमको क्या मिलेगा, ठेंगा, कुछ नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो हमें आएगा नींद आएगा। तो दोपहर में खाना खाने के बाद नींद क्यों आता है पता है ना, हाँ भाई इसीलिए आता है, दोपहर में लोग ज्यादा खा लेते हैं थोड़ा। तो उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद हम लोग पॉलीसैकेराइड्स वगैरह की बात कर रहे हैं। लेकिन देखो हमेशा याद रखना कि मान लो कि अगर यहां पर मैं एक एकदम एग्जांपल देता हूं, मान लो कि ये शुगर के सिंपल क्या है भाई, सिंपल खूब सारे शुगर्स हैं, और यहां पर एक लंबा चेन बना दे रहे हैं, है ना, ये लंबा चेन बना रहे हैं, ये शुगर मॉलिक्यूल्स के हैं। हम बोल रहे हैं कि 10 से ज्यादा होने चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा, पॉलीसैकेराइड बन जाएगा। लेकिन देखो ये जो उसके बाद पॉलीसैकेराइड्स में जो ये तुम बॉन्ड देख रहे हो इन दो शुगर के बीच में, है ना, ये बॉन्ड जो होता है ये दो प्रकार से होता है। ये बॉन्ड या तो बेटा तुम्हारे लिए कैसा हो जाएगा, या तो तुम्हारे लिए ये हो जाएगा अल्फा लिंकेज, या तुम्हारे लिए हो जाएगा कैसा, बीटा लिंकेज। देखो जो अल्फा लिंकेज के बॉन्ड्स होते हैं दे आर इजीली ब्रोकन, हमारे पेट में बहुत आसानी से टूट जाते हैं, और हमारा शरीर इतना भी मेहनत नहीं करता है। और जो बीटा लिंकेज होते हैं दे आर वेरी डिफिकल्ट टू बी ब्रोक, वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक। तो बताओ हमें कौन सा खाना खाना चाहिए, अल्फा लिंकेज पॉलीसैकेराइड खाना चाहिए कि बीटा लिंकेज पॉलीसैकेराइड खाना चाहिए। मन में लड्डू फूटा और आंसर आया क्या, अल्फा लिंकेज खाना चाहिए सर। अरे अल्फा लिंकेज नहीं खाना चाहिए भैया, अल्फा लिंकेज खाओगे फिर से तुम्हारे शरीर में तुरंत शुगर का लेवल बढ़ जाएगा भाई साहब, स्पाइक आ जाएगा। शुगर स्पाइक आता है तुम्हारा शरीर पगला जाता है, तुमको तुरंत के तुरंत वो तुम्हारा कौन सा है, बीटा सेल क्या सीक्रेट करता है, इंसुलिन आके बिल्कुल पगला जाएगा। अरे बाप ये हजारों की तादाद में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, अरे कहाँ भेजें, वो पगला जाएगा, है ना। लेकिन अगर यही चीज तुमने बीटा लिंकेज का खाया तो एकदम से शुगर लेवल स्पाइक नहीं होगी, धीरे धीरे खाना पचता रहेगा और धीरे धीरे शुगर निकलता रहेगा। इंसुलिन भी आराम से बोलेगा अच्छा कितने आ गए भाई, 10 आ गए, ठीक है। मैं बताता हूं, देखो 10 की जरूरत जो है सबसे ज्यादा, तो देखो दिमाग लगा के वो भेजेगा अपना, कहां पर भेजना है, जहां पर तुम्हारे शरीर को सबसे ज्यादा जरूरत होगी वहां पर सेटल डाउन करता जाएगा। मतलब तुम्हें लंबे समय तक एनर्जी महसूस होगी जब तुम बीटा लिंकेज वाला खाना खाओगे। तो अब हम जो भी खाते हैं बेटा, जैसे हम लोग रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, ये सब अल्फा लिंकेज है। कोल्ड ड्रिंक पी डालते हैं, कोल्ड ड्रिंक में भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन उन सब अल्फा लिंकेज है। खाना खाते ही आलू खा के सब तुरंत क्या करता है, स्टार्च रिलीज करता है, और स्टार्च क्या है, अल्फा लिंकेज है। अल्फा लिंकेज में तुरंत एनर्जी मिल तो जाती है, लेकिन जल्दी से हम लोग थक भी जाते हैं, है ना। जब थक जाते हैं तब क्या होगा, अब हमें क्या करना चाहिए सर, हमें खाना चाहिए बेटा बीटा लिंकेज। बीटा लिंकेज कहाँ मिलता है सर, अरे फल वल खाओ, बढ़िया फल खाओ। फल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो फल में जब भी हम लोग खाते हैं, फल का जूस की बात नहीं हो रही है, फल पूरा उसको पूरे उसके क्या बोलते हैं पल्प के साथ, जूस नहीं पीना है, तो पल्प के साथ खाओगे बीटा लिंकेज, तो बीटा लिंकेज तुम्हारे शरीर में जाएगा, आराम से पचेगा। और सबसे बढ़िया जो लोग नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनके लिए तो भाई साहब वरदान है। नॉनवेज जो है वो अभी तक का सबसे बेस्ट बीटा लिंकेज फूड है। तुमने देखा भी होगा, एक बार नॉनवेज खा लो तो भाई 5-6 घंटे 8 घंटे भूख ही नहीं लगती। क्यों नहीं लगती है, क्योंकि उसको पचने में समय लगता है। लोगों को लगता है कि यार ये तो बहुत ही दिक्कत की बात है भाई, इसीलिए मत खाओ तुम भाई, मत खाओ, तुम्हारा तो खाना पच ही नहीं रहा। अरे यही सही है।
धीरे धीरे पचना ही खाने का सबसे बेस्ट फॉर्म होता है। खाना तुरंत नहीं पचना चाहिए, तुरंत पच जाता है, उसी लिए तो कितनी सारी कंपनियां चल गई हैं। तुम लोग चिप्स खाते हो, चिप्स अंकल चिप्स खाते हो या जो भी चिप्स खाते होगे, लेज वेज जो भी खा रहे हो, जैसे ही तुमने खाया उसको खाते ही मान भाई साहब पेट में जाते ही तुरंत के तुरंत घुल गया, घुलने के बाद एनर्जी रिलीज करके खत्म, पच गया वो। तो तुम चिप्स खाते जाओगे खाते जाओगे खाते जाओगे, पेट ही नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरेगा भाई? क्योंकि वो तुरंत ही क्या बोला, टूट जा रहा है, टूट के तुरंत एनर्जी जितना देना है दे दे रहा है, पेट में कहीं भरने का जगह ही नहीं मिला, इसलिए तुमको क्रेविंग होती रहती है। एक चिप्स खाते हो लगता है ओह एक और खाते हो लगता है पूरी गड्डी बना के चिप्स खा जाते हैं, है ना। तो ये क्यों करते हो भाई ऐसा? वो इसलिए करते हो क्योंकि उससे कभी भी पेट नहीं भरता है। और यही तो उनकी स्ट्रैटेजी है कि बच्चों के लिए इतना बढ़िया टेस्टी सा कुछ बना दो, वो खाते जाए, उनका पेट वेट भरे ना, और हमारा सामान बिकता जाए। वो बीटा लिंकेज नहीं हो क्या, अल्फा लिंकेज है। आई होप इतने एग्जांपल्स तुम्हारे लिए बहुत है भाई साहब, अल्फा बीटा लिंकेज करने के लिए, ठीक है भाई। तो यहां पर हमें ना थोड़ी सी बात समझनी है कि देखो, एक होता है बेटा तुम्हारे लिए क्या, एक होता है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, है ना, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। यहां पर अगर हम लोग बोलते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का, तो इसका मतलब यह है कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में हम लोग ना तुरंत के तुरंत, मतलब शुगर कंटेंट तुरंत रिलीज हो रहा है, शुगर इज रिलीज्ड इंस्टेंटली। मतलब कि ये कौन सा वाला होगा भाई, ये अल्फा लिंकेज वाला होगा कि नहीं। और एक होता है बेटा क्या, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो वी मस्ट मेक श्योर कि यहां पर ना लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना ही हमें खाना चाहिए, जिसमें आराम से शुगर रिलीज होता है, बीटा लिंकेज। आई होप ये मुद्दा क्लियर है भाई तुम्हारा, है ना। अब देखो यहीं पर ना एक बहुत बड़ी दिक्कत है। बहुत बड़ी दिक्कत क्या है भाई? अगर हमसे कोई पूछता है कि सर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो हम यहां पर लिखते हैं कि देखो जो तुम्हारे लिए एग है, मीट है, ये सब जो होते हैं, ये जो एग और मीट है तुम्हारे लिए, यही तुम्हारे लिए लीस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, और कोई अगर बोले कि सर हम वेजिटेरियन हैं, हमको हमारा वाला एग्जांपल दीजिए, तो तुम अपने वाले एग्जांपल में सोयाबीन ऐड कर लेना। सोयाबीन तुम्हें काफी लंबे टाइम तक ये एनर्जी देता रहेगा, ठीक है भाई। तो या फिर फ्रूट्स वगैरह खाना, हरी सब्जियां खाना, फ्रूट्स खाना, ऐसा। यहीं पर बेटा एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी। क्या मतलब है इसका? अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, लॉट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और वो भी फ्रीक्वेंटली खा लेते हैं हम, है ना। हमारे पेट में खलबली मस्ती रहती है, हम घूमते घूमते एक आध दो समोसा ऐसे ही खा जाते हैं, हमें फिर समझ में आता है चिप्स खा लेते हैं, है ना। हम सब ऐसा ही खाना खा रहे हैं, ब्रेड वेड खा ले रहे हैं जो तुरंत ही पच जाता है। तो लॉट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट अगर फ्रीक्वेंटली तुम खाते रहे, तो एक टाइम आएगा बेटा जब तुम्हारा शरीर जवाब दे देगा और बोलेगा भैया हमारा इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो गया है। व्हाट डू यू मीन बाय इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो गया है? इसका मतलब है कि तुम जिस रेट ऑफ कार्ब्स इनटेक अगर तुम इसको बढ़ा भी देते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा इंसुलिन, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा इंसुलिन प्रोडक्शन भी बढ़ जाए, है ना। इंसुलिन प्रोडक्शन, अब जब ये नहीं बढ़ेगा तो उसके करेस्पॉन्डिंग तुमको क्या हो जाएगी भाई साहब, इंसुलिन रेसिस्टिविटी तक कंडीशन बढ़ जाता है। मतलब ये कुछ दिन तक चलेगा, कुछ दिन के बाद बोलेगा इंसुलिन भैया टाटा बाय बाय, रिजिग्नेशन दे रहे हैं हम, तुम सुधर ही नहीं रहे हो यार, पिछले 40 साल से देख रहे हैं तुमको खाना चाहिए आधा रसगुल्ला, तुम जब भी खाते हो रसगुल्ला खाने के लिए तुम बैठते हो 6-7 तो खा ही जाते हो। ये क्या बात होती है यार? हम जिंदगी से 30-40 साल से मैनेज कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा कोई वजूद ही नहीं है। ऐसी बातें करो। इंसुलिन तुरंत के तुरंत रिजाइन दे देगा, और जब भी इंसुलिन रिजाइन देगा बेटा, उस बंदे को डायबिटीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? डायबिटीज हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन मैनेज करने का काम, ग्लूकोज मैनेज करने का काम कौन करता था? इंसुलिन। ऐसे कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं? ऐसे कंडीशन को बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टिविटी। मतलब कि अब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा, और जब इंसुलिन रेसिस्टिविटी आती है तो बेटा ये कोई एक बीमारी लेके नहीं आती है, हम इसको बोलते हैं ये जब भी आएगी तो तुम्हारे लिए कॉन्स्टिलेशन ऑफ प्रॉब्लम्स लेके आएगी। कॉन्स्टिलेशन ऑफ प्रॉब्लम्स का मतलब ये है कि भैया भंडारा आएगा प्रॉब्लम्स का,
परेशानियों का भंडारा जो है वो किस किस फॉर्म में होगा। सबसे पहले तुम्हारे जितने शरीर में जितना भी बन रहा होगा, है ना, सबसे पहले तुमको टाइप 2 डायबिटीज, सबसे पहले टाइप 2 डायबिटीज जो होते हैं वो हमारे लिए हमारे लाइफ रूटीन स्ट्रक्चर्स में आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारे लिए शुगर, हाई बीपी, ये सब टाइप 2 डायबिटीज में, चलो शुगर तो आ ही गया, हाई बीपी भी आ जाएगा। हाई बीपी के साथ साथ यहां पर पल्मोनरी डिसऑर्डर्स, हार्ट अटैक, सब आने की संभावनाएं हैं। तो इसीलिए मीठा थोड़ा लिमिट में खाओ भैया, है ना। इसको बेटा क्या बोलते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसीज बोलते हैं। एक और नया फैंसी नाम है इसको, क्या बोलते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसीज। उसमें हार्ट अटैक के साथ साथ और भी परेशानियां आ सकती हैं। तो ये बात समझ में आई ना, कार्बोहाइड्रेट का अपनी जिंदगी में क्या योगदान है भाई साहब, है ना। बहुत ही सही, बहुत ही सही। चलो इसके आगे अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो आता है वो है फैट्स। इसको जरा समझते हैं हम लोग, है ना। फैट्स क्या होता है, कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। फैट तुम लोगों ने सुना तो होगा यार, फैट जो होता है वो खाने को एकदम मज़ेदार बना देता है कि नहीं। खाना खाते हो उसमें फैट होता है भाई साहब। फैट में भी ज़बरदस्त चीज़ क्या है, एक तुम लोगों ने सुना होगा अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैट। उसको ज़रा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैट का मतलब क्या है बेसिकली। सबसे पहले तो ये समझो कि फैट जब खाने में हम लोग लेते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है। फैट से भैया एकदम ऐसे लगता है कि टेस्ट एकदम सर आपने ऐसा मज़ेदार दिलवा दिया है, और समोसा खाने के बाद तो सर ऐसा लग रहा है कि मज़ा ही आ गया है। क्योंकि जो समोसा है ना सर, वो वनस्पति घी में छना हुआ है, पत्थर जैसा बिल्कुल रहता है वो घी, वो डालडा घी जैसे बोलते हैं ना हम लोग, वो पत्थर जैसा घी। उसको सर हम लोग छेनी हथौड़े से तोड़ते हैं और उसके बाद जो घी निकलता है उसको कढ़ाई में डाल देते हैं। उसमें जब समोसा तलते हैं भाई साहब, अल्टीमेट टेस्ट, जबरदस्त टेस्ट। ये कैसे टेस्ट आ गया भाई, ये फैट क्या है। हम बोल रहे हैं भाई देखो, फैट जो होता है वो किसी भी खाने में या तो टेस्ट देता है ना, या तो टेक्सचर देता है, या दोनों भी दे सकता है। तो फैट जो है वो टेस्ट या टेक्सचर जो है वो प्रोवाइड करने की बात करता है। तो हमारे लिए फैट जो है भाई साहब किसके लिए काम में आया, टेस्ट और टेक्सचर। टेस्ट और टेस्ट में बड़ा ही अंतर है भाई साहब। वैसे तो क्या टेस्ट है, वाह वाह वाह, और टेक्सचर भी बहुत बढ़िया, लेकिन इसमें फैट नहीं है ना। तो हम लिखते हैं कि भाई फैट क्या करता है, इट प्रोवाइड्स टेस्ट एंड टेक्सचर टू द फूड। ये क्या करता है, टेस्ट और टेक्सचर प्रोवाइड करता है खाने में, ये सबसे बड़ी बात है। और इससे ही तुम देखते हो समोसे की वो गोल्डन ब्राउन परत, वो खस्तापन उसका एकदम ऐसे मुंह में जाते ही मज़ा सा आ जाता है ना, एकदम सौंधा सौंधा टेस्ट। ये सारी चीज़ें क्या है बेटा, ये फैट देता है ना। तुम अभी एक पराठा खाओ एकदम ज़बरदस्त, है ना। मान लो आजकल ठंड के टाइम पर अगर तुम देख रहे हो तो मेथी के पराठे खाओ। एक मेथी के पराठे तुम सिर्फ सेक के खाओ, और दूसरे में भाई साहब एकदम बटर का एकदम बढ़िया एकदम 2-3 चम्मच बटर डाल के डुबो दो, उसके बाद खाओ। देखो भाई साहब ऐसा मज़ा भाई साहब। तो ये क्या करता है, ये टेस्ट देता है हमें। लेकिन ये टेस्ट जो है ये बहुत ही खतरनाक होता है भाई साहब। कैसे खतरनाक है जरा समझते हैं। यूजुअली तो देखो हम बोलते हैं कि इट इज ऑल्सो अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स, ऐसा लिखते हैं कि इट प्रोवाइड्स अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। एक तो ये है, ये मेजर सोर्स तो प्रोवाइड करता है। और इनफैक्ट तुम देखोगे कि जो तुम्हारा फैट होता है बेटा, उसमें कई सारे ऐसे विटामिन अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। उन विटामिन का अगर तुम बात करोगे तो उन विटामिन का तुम्हारे लिए एक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा कीड़ा, विटामिन का कीड़ा है ये, है ना। ये सर कौन से विटामिन का कीड़ा है, हम बोल रहे हैं भैया देखो ये विटामिन का कीड़ा जो है ये है तुम्हारे लिए विटामिन के, ये है तुम्हारे लिए विटामिन ई, विटामिन डी और है विटामिन ए। ये 4 के 4 विटामिन जो हैं दीज आर फैट सॉल्युबल विटामिन, दीज आर फैट सॉल्युबल विटामिन।
मतलब कि अगर तुम इन विटामिन को खाते हो तो ये तुम्हारे शरीर में तभी अच्छे तरीके से पच पाएंगे, इसका असर तुम्हें तभी दिख पाएगा जब तुम्हारे शरीर में फैट है। लेकिन टेंशन मत लो बेटा, खा खा के मोटा गए हो तुम सब के सब, लेकिन जो तुम्हारे अंदर फैट है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो अभी तुम ये मत सोचो कि अरे आज तो 2 चम्मच घी नहीं पिया हमने, हमारा विटामिन कीड़ा जो है वो कैसे उसमें डिजॉल्व होगा। अरे टेंशन मत, तुम्हारे शरीर में बहुत फैट है, वो वैसे ही तुम्हारा काम कर देगा, है ना। तो इतना फैट हम लोग इधर उधर से कहीं ना कहीं से खा ही लेते हैं बेसिकली। इसी तरीके से हम लोग समझते हैं कि ये जो फैट है ये आखिरकार हमारे किस फॉर्म में, जैसे वो हमने सैकेराइड्स का फॉर्म देखा था, याद होगा तुम्हें सैकेराइड्स। इसी तरीके से जो फैट्स होते हैं बेटा, फैट्स जो होते हैं दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, दे एग्जिस्ट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स। लड़कियां थोड़े ध्यान दें भाई, ग्लिसरीन नहीं है, चेहरे पे नहीं चिपोड़ना है इनको, है ना। क्या है भाई, ग्लिसरीन नहीं है, ग्लिसराइड्स है, ग्लिसराइड्स, है ना। ग्लिसराइड्स फैशन बनाने के सामान नहीं है ये, ठीक है भाई। ट्राइग्लिसराइड्स जो होता है, अब इसमें भी देखो ट्राइग्लिसराइड्स में क्या होता है बेटा, इसमें होता है बेटा तुम्हारे लिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल बेटा फिर से ये ग्लिसरीन नहीं है ना, ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल दूसरी चीज होती है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल एंड 3 मॉलिक्यूलर चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स। इसमें क्या लिख सकते हैं, 3 मॉलिक्यूलर चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स। क्या मतलब है इसका, देखो इसका सिंप्लीफाइड वर्जन देते। तुम कॉपी किताब में देखोगे ना अपनी एनसीईआरटी में, यार उसमें बहुत ही पंगा कर रखा है उसने। मैं तुम्हें एकदम सिंपलिस्टिक डायग्राम देता हूं जिसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो भाई, ये तुम मान लो क्या है भाई, एक मॉलिक्यूल है तुम्हारा ग्लिसरॉल का, और इससे जुड़ा हुआ है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हमारा फैटी एसिड। तो हम बोल रहे हैं कि ये क्या चीज़ है यार, ये क्या चीज़ है। रुको इसमें थोड़ा सा कलर का डिफरेंस दिखा देता ताकि तुम्हें समझ में भी आता रहे। हाँ भाई, यहां पर तुम देख सकते हो, ओहो हो ये भी अभी इसको भी पिंक करना पड़ेगा भाई, ये लो। हाँ, हमारे लिए ये चीज़ साफ साफ दिख रही है अब कि भाई देखो ये जो है अपने लिए, ये है तुम्हारे लिए ग्लिसरॉल, और ये 3 चीज क्या है भाई, ये 3 चीज क्या है, ये फैटी एसिड का चेन है, चेन ऑफ फैटी एसिड। चेन ऑफ फैटी एसिड है भाई। क्या मतलब है इन सबका, चलो थोड़ा सा और डिटेल में मैं तुम्हें समझा देता हूं जिससे कि तुम्हारा थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। अब देखो, जब भी हम ये फैटी एसिड के चेन्स देख रहे हैं उसमें मोस्टली बेटा क्या होता है, एक बार मैं फैटी एसिड का चेन बताता हूँ। तुम लोगों ने बचपन में यार वो केमिस्ट्री में पढ़ा तो होगा इस चीज़ को, जैसे कि हम लोग बोलते हैं क्या, CH3 CH2 COOH। ये वाला सही बताओ, ये बात तुम लोग को पता है कि नहीं, है ना। ये देखो भाई क्या है, ये कोई बता सकता है, चलो कमेंट बता देना कि सर मैंने पढ़ा था बचपन में और उसका नाम यही था। ठीक है भाई, नॉर्मली अगर तुम इस चीज़ को जानते हो तो अब हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि भाई देखो इधर साइड में ना ये वही वाला बॉन्ड, इसको पलट के लिख देते हैं, है ना, कि इधर साइड में C डबल बॉन्ड O और इधर साइड में अपना कुछ बॉन्ड ये ग्लिसरॉल से जुड़ा हुआ है। लेकिन इधर साइड से तुम देखोगे तो ये CH2 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 और ये CH3 लास्ट वाला में तीन वैलेंसी कार्बन की 4, मतलब टोटल कार्बन की 4 वैलेंसी हर बार फुलफिल है भाई। बताओ क्या हम इसी स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर अब की बार मैंने चलो इंडिविजुअली हाइड्रोजन दिखा दिया तुमको, है ना। ये इसलिए भी दिखाना पड़ रहा है क्योंकि तुम लोग को ये क्लियर कट में बता सकूं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से और हाइड्रोजन जुड़ नहीं सकता है, किसी भी प्रकार से और हाइड्रोजन नहीं जुड़ सकता है। क्या ये बोल सकते हैं हम, सेम टू सेम यही डायग्राम है भाई, एक आध कार्बन ऊपर नीचे हो गए तो अपना देख लेना, बट ठीक है यही तो है अपने लिए। हम बोल रहे हैं ऐसे ही कितने हैं भाई साहब, ऐसे ही 3 है ना, ऐसे ही 3 है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ऐसे ही 3 बना दो भाई, है ना। ये वाला हमने ये क्या बनाया है, ये वाला डायग्राम बनाया, एक डब्बा बनाया है हमने ये,
ठीक है, और ये वाला बॉन्ड देखो भाई, ये वाला बॉन्ड है। तो हमने बोला यही क्या है, फैटी एसिड का चेन है हमारे लिए। फैटी एसिड के 3 चेन बना के ग्लिसरॉल में चिपका दो, यही बन जाएगा ट्राइग्लिसराइड, और यही बन जाएगा हमारा फैट। अब यहां पर हम लोग को एक चीज बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। बड़े ध्यान से देखने की बात यह है कि देखो, कई बार ये जो फैट है ये सैचुरेटेड हो सकता है, और कई बार ये जो फैट है हमारे लिए वो अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। ये हो सकता है कैसा भाई, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। अब दोनों का जरा ध्यान से तुम इस बात को जरा, ओहो कहां चला गया, हाँ, अब जरा ध्यान से इस चीज को जरा ध्यान से पढ़ो और समझो इस बात को कि अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ये यार सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड है, तो किस बात का सैचुरेशन, क्या है इसके अंदर जो सैचुरेट कर चुका है। सैचुरेट मतलब बेटा भर गया है, अब और नहीं भर सकता है भाई साहब, है ना। ये सैचुरेशन का मतलब क्या है, सैचुरेशन ऑफ व्हाट, सैचुरेशन ऑफ बेटा, सैचुरेशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब जो तुमने अभी फैटी एसिड का चेन देखा था ना बेटा, उसमें वो बोल रहा है कि यार अब इतना कार्बन है, इतना इतना जितना भी कार्बन हमने लगाया चेन में फैटी एसिड के, उसमें भाई साहब हाइड्रोजन की पूरी जगह भर चुकी है, अब और हाइड्रोजन नहीं आ सकता है। इसका मतलब है तुमने गौर किया होगा, यहां कार्बन कार्बन के बीच में बेटा कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है ना। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। मतलब इसका कहने का है कि कार्बन कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड है तो हमारे लिए वो कैसा है भाई, सैचुरेटेड फैट है भाई। कैसा है भाई, सैचुरेटेड फैट है। इसमें कोई दुख, दर्द, शंका, पीड़ा कुछ भी आनी नहीं चाहिए। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि हाइड्रोजन कैन नॉट बी एडेड फर्दर, ये अब दोबारा से नहीं आ सकता है और हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन अगर अनसैचुरेटेड फैट की बात करें तो अनसैचुरेटेड मतलब क्या, मोर हाइड्रोजन्स कैन बी एडेड, मोर हाइड्रोजन्स कैन बी एडेड। कैसे एडेड है भाई, क्यों और हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं। हमने बोला कि भाई देखो सिंपल बताता हूं, यहां पर ना कार्बन कार्बन के बीच में कई बार डबल बॉन्ड आ जा रहा है, तो इसके वजह से क्या होगा भाई, इसके वजह से देखो भाई, यहां पर तो चलो 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, लेकिन यहां पर तो एक ही हाइड्रोजन लगेगा, यहां पर भी एक ही हाइड्रोजन लगेगा, यहां पर भी एक ही हाइड्रोजन लगेगा, यहां पर भी एक ही हाइड्रोजन, यहां पर भी एक ही हाइड्रोजन, यहां पर भी एक ही हाइड्रोजन, और यहां पर हो सकता है वापस से 3 हाइड्रोजन लग जाए। ये लो भाई, सभी कार्बन की 4 वैलेंसी फुलफिल्ड है, लेकिन भैया हमारे पास तो बड़े सारे गैप बन गए। पहले के ज़माने में हम बोल रहे हैं भाई देखो, एक हाइड्रोजन यहाँ पर हो सकता था, एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी ऐड हो सकता है, एक यहाँ पर भी ऐड हो सकता है, एक यहाँ पर भी, एक यहाँ पर भी, एक यहाँ पर भी। मतलब इसमें कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन मिसिंग हैं। मिसिंग नहीं है मतलब हम चाहें तो 6 हाइड्रोजन इसमें और ऐड कर सकते हैं। दैट इज वाई इट इज नॉट सैचुरेटेड। If we ever want to have more hydrogen in this combination, then definitely we can add such hydrogens into it. है कि नहीं। तो ये सारे हाइड्रोजन्स तो हम ऐड कर सकते हैं। दैट इज वाई द नेम अनसैचुरेटेड। नाउ इज इट क्लियर। अब दोनों के इस डबल बॉन्ड के होने से भाई साहब क्या समझ में आया, यहां पर हमने बोला कि भाई देखो कार्बन कार्बन के बीच में तुमको क्या मिल रहा होगा, डबल ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा होगा। अब होगा क्या, जब भी डबल बॉन्ड आएगा तो उससे हमारे स्ट्रक्चर में क्या बदलाव आएगा। जैसा हमने स्ट्रक्चर देखा था, देखो इधर ध्यान से देखना, हमने कुछ ऐसा ही डायग्राम बनाया था कि भाई देखो एक होगा हमारा ग्लिसरॉल और इसके साथ ऐड हो गए हमारे तीन फैटी एसिड के चेन। ये बन जाएगा, मान लो ये है हमारे लिए डायग्राम। शुद्ध देखें तो ये हमारे लिए है सैचुरेटेड फैट का डायग्राम। हाउ द अनसैचुरेटेड फैट विल लुक लाइक। हमने कहा लो भाई अभी देख ले, ये देखो भाई यहां पर भी यही ग्लिसरॉल, और इसके बेसिस पर यहां पर हम बोल रहे हैं ये जा तो रहा था, तब से कार्बन का एक डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड आते ही इसने टेढ़ा कर लिया अपने आप को, फिर बोला एक डबल बॉन्ड और आ गया तो भैया इसने एक बार और टेढ़ा कर लिया, ऐसा बन गया। फिर यहां पर बोला ये लो भाई, ये लो, दूसरे डायरेक्शन में मुड़ गया ये तो, फिर एक कार्बन आया तो फिर इधर मुड़ गया, फिर एक इधर मुड़ गया, ऐसा है।
और तीसरा हम बोल रहे हैं कि वो भी उसमें क्या है भाई, ऐसे ऐसे बन रहा है, टेढ़ा टेढ़ा हो जा रहा है भाई। जितनी बार कार्बन का डबल बॉन्ड वगैरह आ रहा है उतनी बार ये टेढ़ा हो जाएगा। अब उससे होगा क्या, देखो सबसे पहले इसका समझना कि ये जो तुम लिम्ब देख रहे हो, फैटी एसिड का जो चेन देख रहे हो, दिस इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, फ्लेक्सिबल इन नेचर। और ये सैचुरेट होने की वजह से दीज लिम्ब्स आर वेरी रिजिड, बहुत ज्यादा रिजिड है। तो इवन इफ हमारे अगर मान लो यहां से रेड ब्लड सेल्स वगैरह पास करना चाहें तो इनके बीच से पास नहीं हो सकते, है ना। यहां पर हम बोल सकते हैं कि देयर मस्ट बी सम ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो। लेकिन यहां से अरे है एकदम मस्त तरीके से निकालो भैया, बड़ा बड़ा रेड ब्लड सेल निकालो। और वैसे भी ये तो फ्लेक्सिबल नेचर का है ना। रेड ब्लड सेल्स को भेजने में कोई पंगा ही नहीं होगा, तो रेड ब्लड सेल्स मस्त आर पार करेगा। तो फ्लेक्सिबल नेचर है, फ्लेक्सिबल नेचर है मतलब कि ये बड़े आसानी से इट विल इनेबल द ब्लड फ्लो, नॉट इनेबल, इट विल डेफिनेटली सपोर्ट द ब्लड फ्लो, इट विल सपोर्ट द अनइंटरप्टेड ब्लड फ्लो। तो हमें बताओ कौन सा खाना चाहिए भाई। ऑब्वियस सी बात है कि हमें अनसैचुरेटेड फैट कंज्यूम करना चाहिए। अनसैचुरेटेड फैट कंज्यूम करेंगे तो हमारे लिए काफी सही होगा। अब ये जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की कहानी और दास्तान हम सुन रहे थे, एक और डिफरेंस बताता हूं भाई। चूंकि ये काफी ज्यादा सॉलिड नेचर का होता है, इसीलिए हम बोल सकते हैं, इसीलिए हम यहां पर एक लाइन लिख सकते हैं कि भाई साहब दिस विल बी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रिजिड है ना, तो ये रूम टेम्परेचर पर कैसा होगा भाई, सॉलिड होगा। तो तुमने देखा होगा अभी छेनी थोड़ी से तोड़ रहे थे जो घी, उसका नाम क्या, एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, वनस्पति घी लिख सकते हैं क्या। रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होगा। लेकिन ये क्या होगा, ये भाई साहब हमारे रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होगा। रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होगा। बड़े सारे ऐसे तुम देख सकते हो जितने हमारे पास में तुम्हारे ये ऑयल शॉइल आते हैं, ये सब तुम्हारे लिए कैसे हो जाएंगे भाई, जैसे कि ऑलिव ऑयल लिख लो, सनफ्लावर ऑयल लिख लो, ये सब कैसे हैं, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, दीज आर बेसिकली अनसैचुरेटेड फैट्स, है ना। अनसैचुरेटेड फैट है, ये हम कंज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इधर है, लेकिन मुद्दा ये है कि सर इस पर तले हुए चीज ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। मतलब कि ये जो सॉलिड है ना, इसके बड़े फायदे हैं भाई साहब। पहली बात तो टेस्ट इनहैंस हो जाता है इससे, और सिर्फ टेस्ट इनहैंस नहीं होता, इसके साथ साथ जो भी प्रोडक्ट इसमें तल रहे हो ना, उसका शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाता है। ये लो भाई, और फायदे मिल गए। तो लोग क्यों ना इसका इस्तेमाल करें। जितने भी हलवाई लोग होंगे वो तो चाहेंगे कि भाई हमारा यार सामान जल्दी खराब ना हो, इसमें तल दो, ज्यादा दिन तक चलेगा मस्त एकदम, है ना। टेस्ट वेस्ट कोई मतलब, टेस्ट भी बढ़िया बन जाएगा और लंबे समय पर भी चलेगा। लोगों के हेल्थ के साथ क्या होगा इसका कोई मतलब नहीं है ना। हमें चाहिए सिर्फ क्या, टेस्ट चाहिए, और टेक्सचर तो मजेदार होगा ही इसका, और साथ ही साथ ये सेल्फ लाइफ भी बढ़ा देगा, ज्यादा लंबे समय तक चलेगा। लेकिन इसके साथ में ये थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए बेसिकली होता है क्या, मैं तुम्हें समझाता हूं। एक प्रोसेस है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजनेशन। इस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में हमें क्या दिख रहा है भाई, इस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में हमें एक बड़ी शानदार सी चीज दिखती है कि यहां पर ऐसी चीजें हैं, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें जितने भी हमारे पास में अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, इनको हाइड्रोजन के प्रेजेंस में सैचुरेटेड कर दो। क्यों कर दो भाई सैचुरेटेड, अरे इनकी पैकेजिंग थोड़ी आसान हो जाएगी। पैकेजिंग क्यों आसान हो जाएगी भाई, सॉलिड है, रूम टेम्परेचर पर पिघलेंगे नहीं तो इनका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी हो जाएगा, पत्थर जैसे हैं कहीं पर भी भेज दो। दूसरा क्या है, दूसरा फायदा ये है कि इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जा रही है, इससे भी इनको बढ़िया से भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे छोटे मोटे जो दिक्कतें थी वो सैचुरेटेड करने से हमारा काम आसान बन जा रहा है। एंड हेंस द रीजन सो मेनी कंपनीज आर इन्वॉल्व्ड इन कन्वर्टिंग दिस अनसैचुरेटेड फैट इनटू सैचुरेटेड वन बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन।
अब यहां पर एक इसका भी बाप प्रोसेस है ना। इसका भी बाप कौन है भाई? इसका बाप है बेटा पार्शियल हाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं इसको? एक और प्रोसेस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्शियल हाइड्रोजनेशन। इसमें क्या करते हैं? इसमें बोलते हैं कि तुमको हम सैचुरेट भी कर देंगे और हाइड्रोजन भी नहीं देंगे। हाँ, हमारी चलेगी भैया, अपने हिसाब से चलाएंगे, ना हाइड्रोजन देंगे लेकिन उसके बावजूद भी तुमको हम सैचुरेटेड करा देंगे भाई साहब। अब देखो अब क्या हो जाएगा, अब बड़ा पंगा हो गया भाई साहब। अभी यहां पर ये अनसैचुरेटेड है, मान लेते हैं यहां पर ये क्या था भाई? अनसैचुरेटेड सा कुछ तो दिख रहा था। ऐसा कुछ होगा, है ना। लेकिन इसने बोला कि ना बाबा ना, क्या बात कर रहे हो, हम ना तुमको हाइड्रोजन देंगे, उसके बाद भी तुमको देखो अभी कैसे हम सैचुरेट करते हैं। ये देखो भैया, इन्होंने कहा कि ये हो जाएगा अब यहां पर पार्शियल हाइड्रोजनेशन। ये क्या करेंगे पता है? ये बोलेंगे कि सिंपल एक काम करते हैं, ये लो इसको बैलेंस कर दो। मतलब पहले पहले तुमने पढ़ा होगा कि दिस इज अ सिस पोजीशन एंड दिस इज अ ट्रांस पोजीशन, है ना। तो इन्होंने किया क्या पता है? इस सिस फैट को, सिस अनसैचुरेटेड फैट को इन्होंने ट्रांस फैट में कन्वर्ट कर दिया। ट्रांस फैट और ज्यादा जिद्दी, ये तो पत्थर है पत्थर, हाँ खींच के मार तो सिर्फ फट जाए किसी का। ट्रांस फैट कैसे? अरे तुमने चीज देखा होगा, चीज है ना, चीज एकदम पत्थर जैसा आता है भाई। तवे, गरम तवे पर, खोलते हुए तवे पर भी रख दोगे तब भी नहीं पिघलता है वो। उसके लिए पता नहीं कितना माइक्रोवेव ओवन में डाल, कितना हाई टेम्परेचर पर रखना पड़ता है तब जाके वो पिघलता है। तवे के हीट से भी नहीं पिघल पा रहा है बेचारा, इतना खतरनाक होता है ये चीज। तो हम बोल रहे हैं ये ट्रांस फैट है ना। ट्रांस फैट जो है ये तुम्हें हर जगह देखने को मिलेगा। ट्रांस फैट कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा भाई? जितना भी तुमको खाना बेटा पसंद है उन सब में ट्रांस फैट है, जैसे कि बर्गर, पेस्ट्री, पिज्जा, समोसा। अब तुम आगे अपना जुगाड़ लगा लेना, कहोगे सर पूरा मूड आपने खराब कर दिया, जो जो पसंद था वो सारा ही नाम लिख के आप ट्रांस फैट लगाते चल रहे हो। चलो एक चीज और बता देता हूँ बस, सो सॉरी, चिप्स। तो ये सब चीज क्या है भाई? पार्शियल हाइड्रोजनेशन के शिकार हैं। और जैसे ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन हो जाता है, ये सब चीजें यहां पर मिलती है। और ट्रांस फैट जो है बेटा, ट्रांस फैट का बहुत गंदा असर है हमारे शरीर पर। कैसा असर है पता है? क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं इससे बेटा? हो सकती है तुमको इस्कीमिया हो सकता है। इस्कीमिया, इससे क्या हो सकता है भाई? इस्कीमिया हो सकता है। मतलब कि तुम्हारा जो टिश्यू है ना, वहां तक ऑक्सीजन जल्दी पहुंच ही नहीं पाएगा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, वो टिश्यू हो सकता है डैमेज हो, अफेक्टेड हो। दूसरा क्या है? और जब कई दिनों तक ये टिश्यू पर ये ब्लड या ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंचती है तो इसको बोलते हैं इन्फार्क्शन। और इसके वजह से तुम्हारा वो टिश्यू डेड हो जाएगा, वो टिश्यू की डेथ हो जाएगी भाई साहब। और एक तो बहुत ही खतरनाक सा है, इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है पता है? मान लो कि मैं तुम्हारे नहीं, चलो किसी और को बता देता हूं। हाँ, और क्या कहोगे सर हमारे ऊपर ही सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं आप, कभी अपने ऊपर भी करिए यार, ये कभी कभी पगला जाता है ये बोर्ड। हाँ, तो ये जो अपना मान लेते हैं कि ये हमारे लिए इतना मोटा अपना वेन है ना, ये अपने लिए वेन है, ये वेन की वॉल है और इतना मोटा हमारा वेन था भाई, बढ़िया से इसके अंदर ब्लड सब पास कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे हमने क्या देखा, इसमें जो ट्रांसफैट है वो जमने लगा भाई साहब। एक लेयर जमा, 2 लेयर जम गया। तो अब देख रहे हो कि अब ये पोर्शन गया तुम्हारा, अब ये पोर्शन में पूरा क्या जम गया है? इस पूरे पोर्शन में जम गया है ट्रांस फैट। और ये जल्दी गलता नहीं है ट्रांस फैट। तुम्हारे शरीर में ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है जो तुम्हारे ट्रांस फैट को गला सके। जैसे कि मेयोनीज खाते हो ना, मेयोनीज, चीज, पार्मेजान चीज, या फिर सॉरी पार्मेजान नहीं, मोज़रेला चीज खाते हैं,
तो मोज़रेला चीज़ वगैरह सब क्या करते हैं, ये आर्टरीज में जाके चिपक जाते हैं, जो पच नहीं पाते वो चिपक जाते हैं, और ये क्या करते हैं तुम्हारे ऐसे ही वेन्स को ये क्या करेंगे, पतला कर देंगे। पतला कर देंगे तो ब्लड फ्लो उतना मेंटेन नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन हर शरीर पर जितनी रिक्वायर्ड स्टेट पर चाहिए वो नहीं पहुंच पाएगी, जल्दी थकने लगोगे, क्योंकि ऑक्सीजन जाएगा तभी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी जल्दी थक जाओगे। थोड़ा सा तुम दूर भागोगे नहीं, 50 मीटर भी दौड़ने में तुम्हारा हालत ऐसा खराब हो जाएगा, तुम बोलोगे भैया इससे अच्छा मार डालो, हाँ मैं गिव अप कर देता हूं, मैं ज्यादा दौड़ ही नहीं सकता हूं, है ना। ऐसी कंडीशन बन जाती है एथेरोस्क्लेरोसिस में। और कई बार अगर पूरा ब्लॉक हो जाए तो फिर हार्ट वाली वेन्स अगर पूरी ब्लॉक हो जाए तो हार्ट अटैक जैसे सिचुएशंस भी आ सकते हैं इसकी वजह से। अब यहां पर जो तुम्हारे अनसैचुरेटेड फैट है बेटा, अनसैचुरेटेड फैट, उनको हम लोग और भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं। अनसैचुरेटेड फैट को एक तरीके से डिवाइड करने का तरीका है कि हम लोग इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कैसे? अनसैचुरेटेड फैट को हम एक और देख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा पूफा, और एक को हम लोग बोल सकते हैं क्या बेटा, मूफा। क्या है ये? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, बट ये वाला कौन सा है, ये है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और ये वाला क्या है भाई, ये है वैसे ही मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अच्छा, ये दोनों के दोनों एसिड्स जो है, मतलब ये दोनों के दोनों जो फैट्स हैं अपने पास में, इनको बेटा हमें कंज्यूम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? बिकॉज दीज आर एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड मतलब इनको हमारे शरीर की जरूरत है, मतलब हमारे शरीर में इनकी जरूरत है। दीज आर एसेंशियल फैटी एसिड। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं तुम्हें बताऊं तो यहां पर तुम लिख सकते हो बेटा क्या, ओमेगा 3, और क्या लिख सकते हो, ओमेगा 6। ओमेगा 6 जो है ये तुमको कहाँ मिलता है, फ्लैक्स सीड में मिलता है, अखरोट में मिलता है। इन सब से ओमेगा 6 से तुम्हारे शरीर में बनता है DHA, डिकोसा हेक्सानोइक एसिड, और वो तुम्हारे ब्रेन पावर को इंप्रूव करता है, तुम्हें याद जल्दी हो जाएगा। ये सब भूल जाओगे ना अगर, तो तुम क्या करो, डेली एक अखरोट खाने लगो भाई साहब। ओमेगा 3 का अमाउंट तुम्हारे शरीर में जैसे ही बढ़ेगा, दिमाग तेज हो जाएगा तुम्हारा, है ना। अब यहाँ पर ये और कहाँ मिलता है, और मिलेगा तुम्हें बेटा फिश में। फिश में सबसे बेहतरीन क्वालिटी का मिलेगा। फिर वॉलनट लिख सकते हो तुम, फिर फ्लैक्स सीड लिख सकते हो तुम, पालक वगैरह में भी मिल जाएगा। और यहां पर क्या है भाई, अमीरों का फल, पता है अमीरों का फल क्या होता है, एवोकाडो, है ना, वहां पर मिल जाएगा। ऑलिव ऑयल जो खा रहे हैं यहां पर मिल जाएगा। ये क्या है बेटा, ये है तुम्हारे लिए ओमेगा 9, ये ओमेगा 9 के हैं। तो ये दोनों के दोनों ही हम खा सकते हैं अगर हमें फैट कंजम्पशन चाहिए तो, है ना। सिमिलरली हम थोड़ी सी बातें जरूर से करेंगे अपने लिए। ये तो हो गया बेटा तुम्हारे फैट का जुगाड़, है ना, फैट हो गया तुम्हारा। फैट के अलावा एक और चीज पढ़ते हैं, बायोमोलिक्यूल्स में एक और भी चीज है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लिपिड बोलते हैं। लिपिड, तुम लोगों ने कई बार नाम सुना होगा लिपिड, है ना, बताया था मैंने। लिपिड कौन बनाता है बेटा हमारे शरीर में, हाँ वेरी गुड, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। और हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो वैसे ही फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स का बनता है। ये भी पढ़ाया था हमने, पहली क्लास में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, बोलो हाँ बोलो हाँ, वेरी गुड। तो लिपिड जो है, लिपिड यहां पर हम लोग समझ सकते हैं। लिपिड ये क्या है बेटा, लिपिड क्या होता है, हमने बोला कि था कि भाई देखो लिपिड का नाम जब भी सुनना तो तुम समझ जाना कि दिस इज एन अम्ब्रेला टर्म। अम्ब्रेला टर्म किसके लिए, फॉर फैट, ऑयल्स, कोलेस्ट्रॉल्स एटसेट्रा। फैट्स, ऑयल, कोलेस्ट्रॉल्स एटसेट्रा, सबका ये अम्ब्रेला टर्म है। और बेसिकली लिपिड इज डेफिनेटली इनसॉल्युबल इन वाटर, इसमें तो कुछ गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन लिपिड का भी अपना एक बहुत बड़ा योगदान है यार हमारे शरीर में, है ना। इसके अगर फंक्शंस की बात करेंगे तो एक फंक्शन तो हमें पता ही है, अभी हमने बोला क्या भाई, सेल मेम्ब्रेन की बात कर सकते हैं, है ना। सेल मेम्ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर यहीं से डिपेंडेंट है। दूसरा क्या, दूसरा फंक्शन क्या बोल सकते हैं पता है, तुम्हारे नर्वस सिस्टम का फंक्शन प्रॉपर करता है। हम बोलते हैं कि हेल्प्स इन द प्रॉपर फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, प्रॉपर फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। सिमिलरली अगर मैं तुमसे इसी में लिपिड तो तुमने समझ लिया,
इसी में तो ना तुम लोग कई बार एक शब्द जो तुमने बार बार यहाँ पर लिखा हुआ देखा भी होगा, अब हर लोग बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है यार? इसी में कोलेस्ट्रॉल की अगर मैं बात करूं तुमसे, तो शरीर में जो हमारे कोलेस्ट्रॉल होते हैं, हर बार बोलते हैं ना कि यार कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं, बुरा चीज़ है, बुरा चीज़ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है। देखो कोलेस्ट्रॉल जो है वो बेसिकली क्या है तुम्हारे शरीर में, एक प्रकार से बेटा एक वैक्सी फैट होता है ना, बहुत ही मोटा थिक विस्कस वैक्सी फैट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे ब्लड में मिलता है ये, है ना। ये बेसिकली किस में काम आता है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस। अच्छा, बाइल जूस क्या करता है पता है? तुम्हारे शरीर में बाइल जूस कहाँ से सीक्रेट होता है बेटा? तुमने बचपन में पढ़ा होगा गाल ब्लैडर से, और गाल ब्लैडर से सीक्रेट होते होते करता क्या है बेटा? ये तुम्हारे फैट्स को पचाता है ना। बाइल जूस क्या करता है? हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। हाँ, ये फैट्स को ही पचाने में हेल्प करता है ना। तो ये क्या करता है? जो भी खतरनाक फैट वैट हैं उनको तोड़ तोड़ के सिंपल फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। साथ ही साथ तुम्हारे शरीर में एक और बहुत ही शानदार एक स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं वैसे, कि फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं बेटा तुम्हारे लिए, वो कैसे काम कर रहे हैं भाई? यहां पर हम समझ सकते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स बेसिकली दो तरीके से होते हैं। अगर मेल्स की बात करें, यहां पर मेल्स में होता है ये टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल्स की अगर बात करें, तुम सब लोगों ने पढ़ा भी होगा इस चीज को, इसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, दीज आर द स्टेरॉइड हार्मोन्स, और बेसिकली दीज आर एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए भी कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है ना। तो कोलेस्ट्रॉल इज मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्पिंग इन योर प्रोडक्शन हेल्थ। लेकिन सारे कोलेस्ट्रॉल अच्छे नहीं है, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल्स आर आल्सो ऑफ टू टाइप्स, है ना। कौन कौन से टाइप्स है भाई? एक हम लोगों ने बोला, एक है तुम्हारे लिए बेटा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ये क्या है? हम बोलते हैं इसको लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। और एक दूसरा क्या होता है? एक होता है बेटा ऐसे ही हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। ऐसी तरीके से क्या होता है बेटा? एक एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है। तो तुम देखोगे कि जो तुम्हारा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, यही तुम्हारे लिए क्या है बेटा? बैड कोलेस्ट्रॉल है। ये क्या है बेटा? बैड कोलेस्ट्रॉल है। दिस इज द बैड वन। इसीलिए पूरा कोलेस्ट्रॉल बदनाम है, बैड वन, बैड कोलेस्ट्रॉल है ये। कैसे आता है ये कोलेस्ट्रॉल बेटा? इट डेवलप्स फ्रॉम ट्रांस फैट्स। हाँ भाई, हाँ, ट्रांस फैट जितना खाओगे जितना ज़्यादा तुम्हारे शरीर में होगा, तुम्हारा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो उतना ज़्यादा होगा। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या करता है भाई? एचडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? एचडीएल कोलेस्ट्रॉल इज बेसिकली गुड कोलेस्ट्रॉल। दिस इज गुड कोलेस्ट्रॉल। और इसका काम क्या है पता है? टू टेक डाउन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, टू टेक डाउन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। अब तुम इस बात को समझो जरा कि भाई साहब, अगर तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे नहीं, चलो किसी और के शरीर में बोल देते हैं यार, बार बार वैसे ही पढ़ाने का तरीका एक्चुअल में वैसा डेवलप हो गया, सो सॉरी फॉर दिस। मान लेते कोई XYZ पर्सन है अपना, है ना, चुन्नू मुन्नू कोई भी है अपना, तो यहां पर जो भी चुन्नू मुन्नू है अपने लिए, यहां पर हम बोल रहे हैं कि अगर यहां पर मान लेते हैं कोई भी XYZ कोई भी एक पर्सन है, तो यहां पर अगर इस बात को समझो तुम कि कहां गया, हाँ, इसके पास में इस पर्सन के पास में मान लेते हैं कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, प्लस ये ट्रांस फैट खूब जमकर खा रहा है, प्लस इसके शरीर का जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाए, है ना। दिस इज अ परफेक्ट रेसिपी फॉर एनी पर्सन जिसको कि हार्ट अटैक आने की संभावनाएं काफी बढ़ सकती हैं।
इनको हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत तेजी से बढ़ सकती है ये कंडीशन पर। तो इसीलिए ये इतना खतरनाक चीज होता है ना। नेक्स्ट हमारे पास में इसी तरीके से हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सी चीज है जिसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, फैट भी हो गया अपना। नेक्स्ट हमारे पास में जो है एक ऐसा ही, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा प्रोटीन। प्रोटीन क्या है भाई, ये प्रोटीन क्या है जरा समझते हैं। प्रोटीन जो है बेसिकली, ये प्रोटीन जो है वो एक लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड होता है। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है ना। प्रोटीन क्या होता है बेटा, दिस इज नथिंग बट द लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का एक लंबा सा चेन होता है ना, लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। और ये ना बहुत सारे फूड में पाया जाता है, जैसे कि एग में, सोयाबीन में, मिल्क में, तुम्हारे बाकी के जो डाइट्स होते हैं जैसे कि कोई नट्स खा रहे हो, सीड्स खा रहे हो, इन सब में प्रोटीन जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। यहां पर बेसिकली क्या करता है ये, इसका काम क्या है, इट हेल्प्स इन फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन अगर शरीर में है उससे, और किसी भी प्रकार का, हम बोलते हैं कि इट हेल्प्स इन द सेल डिवीजन, है ना। सेल डिवीजन के लिए, परफेक्ट सेल डिवीजन कैसे होता है उसके लिए भी थोड़े थोड़े काम में अपने आते हैं। तो बेसिकली करते क्या है यार, ये हम चाहते हैं कि हमारे शरीर में जो भी प्रोटीन आए ना वो बढ़िया तरीके से बस पच जाए। तो हमारे देखो पूरे ब्रह्मांड में की अगर बात की जाए तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड, हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड। लेकिन हमारे शरीर में, इंसानों के शरीर की बात हो रही है, इंसानों के शरीर में वी जस्ट नीड 20 अमीनो एसिड, we just need 20 amino acid instead of hundreds of amino acid, we just need 20 amino acid to make any kind of protein, any kind of protein। हमारे लिए बेसिक इंग्रेडिएंट ही अमीनो एसिड है। और हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि भाई देखो, इफ वी एवर वांटेड टू प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ प्रोटीन वी जस्ट रिक्वायर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, नॉट 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड फॉर ईच एंड एवरी टाइम। कोई 5-6 प्रकार के अमीनो एसिड से हम हो सकता है कोई एक प्रोटीन बना दें, कोई दूसरे 4-5 से हम कोई एक अमीनो एसिड बना दें। तो ऐसे करते करते, सॉरी, एक प्रोटीन बना दें, ऐसे करते करते हम बहुत सारे प्रोटीन्स डेवलप कर सकते हैं। तो बेसिकली हम ये बोलते हैं कि हमारे लिए हमारे शरीर में इट इज जस्ट 20 अमीनो एसिड विच इज बीइंग रिक्वायर्ड, बस यही है। अब ये जो 20 अमीनो एसिड्स है ना, these are differently categorized into 3 different compartments। कौन कौन से हैं भाई ये कंपार्टमेंट, जरा देखते हैं। कुछ ऐसे हैं बेटा which are essential। पहले तो चलो नॉन एसेंशियल से स्टार्ट करते हैं। these are non essential अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड मतलब कि इनको अगर हम नहीं भी खाएंगे बेटा तो भी चल जाएगा, है ना। ये हमारे पास में खुद ही बन जाता है, कैन मेक फ्रॉम फूड्स, या फिर हम बोल सकते हैं कैन मेक, ऐसे लिख सकते हैं कि आवर बॉडी कैन मेक आवर सेल्स। कोई दिक्कत नहीं है, हम चाहे तो इनको बाहर से भी खा सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन हमारा शरीर इनको खुद ही बना लेता है। इनको नहीं खाओगे तो भी चलेगा। दूसरा जो टाइप है बच्चे, उसको बोलते हैं हम लोग कंडीशनली एसेंशियल। क्या बोलते हैं भाई इसको, कंडीशनली एसेंशियल। ये कंडीशनली एसेंशियल का मतलब क्या है भाई, मतलब कि अगर तुम्हारा शरीर कमजोर है ना, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू में कोई कमजोरी है, बीमार पड़ गए तुम, या तो फिर प्रेग्नेंट वीमेन, इन सब सिचुएशन में जब तुम्हारे शरीर को किसी और जगह पर काम करना ज़्यादा ज़रूरी लगता है तो उस टाइम पर ये कुछ इन प्रकार के अमीनो एसिड्स को वो नहीं बनाता है। तो हम बोलते हैं कि हेल्दी बॉडीज़ के अंदर में तो ये होते हैं, मतलब कि हेल्दी बॉडीज़ में तो कोई दिक्कत नहीं है, हेल्दी बॉडीज़ में ये होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी तुम्हारा बॉडी वीक हो, वीक बॉडी में इसको तुम्हें देना पड़ेगा, है ना, तुम्हें एक्सटर्नल सोर्सेस से तुम्हें लेना पड़ेगा। तो दीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड एज एक्सटर्नल सोर्सेस। ठीक है भाई। अब यहां पर फाइनली अगर मैं तुम्हें बता भी दूं ना, ये जैसे 20 प्रकार के अमीनो एसिड चाहिए थे, तो शुरुआत में तुम देखोगे जो 5 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, दीज आर नॉन एसेंशियल।
नॉन एसेंशियल मतलब नहीं भी खाएंगे तो भी चलेगा। नाउ दिस 6 आर लाइक ये मिलना ही चाहिए। और जो बचे हुए 9 हैं, दीज आर नोन एज बेटा एसेंशियल एमिनो एसिड। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? इनको हम लोग बोलते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड। मतलब कि इनको हमें कंज्यूम करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, और नहीं करेंगे तो जो भी इनके करेस्पॉन्डिंग प्रोटीन्स बनते होंगे वो प्रोटीन्स हमारे शरीर में बनेंगे ही नहीं, है ना। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये एसेंशियल एमिनो एसिड क्यों है भाई? क्योंकि इसको सिर्फ हम लोग अपने खाने से ही पा सकते हैं, है ना। दीज एसेंशियल एमिनो एसिड्स कैन ओनली बी टेकन विद द हेल्प ऑफ फूड, है ना। तो अब एग्जाम्पल कहां से ले सकते हैं हम बोल रहे हैं भाई देखो तुम मीट खा लो, फिश खा लो, एग खा लो, इन सब में तो तुम्हें सारे के सारे 9 अमीनो एसिड एक साथ ही मिल जाएंगे। मीट खा लोगे सारे के सारे 9 अमीनो एसिड मिल गए, फिश खा लोगे 9 अमीनो एसिड मिल गए, एग खा लोगे 9 अमीनो एसिड मिल गए। लेकिन वेजिटेरियन वालों के लिए बड़ी पंगे हैं यार। तो हम लोग बचपन से जानते हैं कि बेटा मम्मी लोग क्या करती है, दाल खिलाती हैं, दाल बोलती बेटा दाल खाओ प्रोटीन मिलेगा, दाल खाओ प्रोटीन मिलेगा। लेकिन यहां पर तुमको क्या खाना चाहिए बेटा? मिक्स दाल खाना चाहिए। क्या होता है कि एक पर्टिकुलर दाल में सारे एमिनो एसिड्स नहीं होते हैं एसेंशियल वाले, कुछ दाल में कुछ एमिनो एसिड्स होंगे, दूसरे किसी और दाल में कुछ और वाले एमिनो एसिड्स होंगे। तो उनके कंजम्पशन को जब हम मिक्स करके खाते हैं तो हमें सारे के सारे 9 एमिनो एसिड मिल जाते हैं भाई। ऐसा भी कर सकते हो। या फिर एक बहुत ही वरदान वाले एक वेजिटेरियंस को मिलता है, और ये वरदान का नाम है बेटा सोयाबीन। सोयाबीन वगैरह खा सकते हैं बिना किसी डाउट के, इसमें सारे के सारे एसेंशियल एमिनो एसिड्स मौजूद हैं। ठीक है भाई। अब इसके बाद मैं तुमको बस एक छोटा सा यहाँ पर एक टेबल दिखाना चाहूँगा मैं बस, जो कि हमारे लिए है विटामिन का टेबल। या फिर एक काम करता हूँ ना, मैं ये विटामिन का टेबल बेटा अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा यार, है ना। ये विटामिन का टेबल जो है मैं तुम्हें अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और वहाँ से तुम सारे के सारे इन विटामिन को एक बार जरूर से देख लेना, है ना। इसमें क्या है, विटामिन ए, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, फिर विटामिन सी जिसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, है ना। बड़े अलग अलग, विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन बी को विटामिन B1 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग नाम हैं इसमें। जैसे मैं देखता हूँ कोई टेबल वेबल अगर दिख जाए तो यहीं से अगर उठा ले तो लिखते हैं विटामिन कंप्लीट चार्ट। कुछ कुछ तो आ रहे हैं, जैसे इसमें भी सारे नहीं है, चलो फिर भी जितने हैं देख लेते हैं एक बार। सारे नहीं है, A, D, E, K, ये सारे जो 4 थे ये तो फैट सॉल्युबल थे, और जो B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और C हैं ये वाटर सॉल्युबल हैं, है ना। ये भी सही है। चलो ये यहाँ से इतना काम तो हो ही जाएगा, इतना तो हो जाएगा तुम्हारे लिए काम अभी फ़िलहाल के लिए। यही ले चलते हैं अपने पास। हाँ भाई, हो सकता है तुम्हें थोड़ा कम दिख रहा हो बेटा, है ना। तो टेलीग्राम से चले जाना, मेरिट वाले टेलीग्राम्स पर, और डिटेल्ड इमेज है इन सब की, मतलब इससे ज़्यादा डिटेल्ड है मेरे पास में। तो ये रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन डी को क्या बोलते हैं, इसको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, विटामिन ई को टोकोफेरॉल, विटामिन के को फाइलोक्विनन। ये 4 विटामिन ऐसे हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर फैट सॉल्युबल। अभी तो कीड़ा पड़ा था ना, फैट सॉल्युबल है। और देयर आर सर्टेन विटामिन विच आर वाटर सॉल्युबल, तो वाटर सॉल्युबल भी होते हैं। वाटर सॉल्युबल में विटामिन बी के सारे चीज़, जैसे कि B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटाथोनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फॉलिक एसिड, और B12 कोबालामिन, और विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक एसिड। इन सभी के मेजर फंक्शंस जो है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। इनके डिफिशियंसी से कौन कौन सी बीमारी होगी वो यहाँ पर दी हुई है। फिर इनका टॉक्सिसिटी इफेक्ट क्या होगा, और कौन कौन से खाने के सोर्सेस से तुम्हें ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं, वो सब इसमें दिया हुआ है। आराम से पढ़ लेना, पूरा रटने लायक है ना, कुछ पढ़ाने का नहीं है इसमें, पूरा का पूरा प्योरली ऑन द रट्टाफिकेशन, है ना। और यूपीएससी पूछती है भाई साहब इनसे, है ना, क्वेश्चन पूछ लेती है वो, तो इसलिए रट लेना कोई बात नहीं, दर्द सह लेना कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है ना। ये तो प्यार मोहब्बत की बातें हैं यार, यूपीएससी से प्यार मोहब्बत करोगे तो ये सब चीज़ें तो ऐसी ही याद हो जाएंगी तुमको। तो याद कर लेना, 2, 4, 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, थोड़ा ध्यान से देखोगे याद हो जाएगा। तो भाई आज के इस पूरे प्योर डिस्कशन में बेटा
हम लोगों ने सारे बायोमोलिक्यूल्स कर लिए हैं। हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले किससे पढ़ना भाई? सबसे पहला क्या पढ़ा था हमने? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बाद पढ़ा हमने क्या? फैट। फैट के बाद हमने क्या पढ़ा? लिपिड। लिपिड के बाद क्या पढ़ा हमने? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के बाद हमने क्या पढ़ा भाई? कोलेस्ट्रॉल के बाद हमने क्या पढ़ा था? विटामिन। अरे विटामिन पढ़ा था, है ना? तो बस इतना ही है अपने पास में। ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा तुम लोग पढ़ लिए हो और इन सारी चीज़ों से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। अरे प्रोटीन पढ़ा था भाई, प्रोटीन। प्रोटीन प्रोटीन के बाद हमने क्या पढ़ा? विटामिन पढ़ा। तो प्रोटीन और फिर विटामिन। इसके बाद हम लोग बोल रहे हैं नॉर्मली 6 चीज़ें हमने पढ़ी है आज वैसे तो 6 के 6 बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है तुम्हारे लिए। इतना ही है अपने केमिस्ट्री के पोर्शन से अगर तुम देखोगे। हालांकि देखो, मैं अगर मेरे से पूछोगे मैं तो इसको बायो में पढ़ा देता हूँ। हाँ, क्योंकि ये सब बायोलॉजी बीमारी से रिलेटेड है, कुछ न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, तो मैं तो बायो में समझता हूँ। लेकिन इन्होंने केमिस्ट्री में दिया होता तो चलो केमिस्ट्री पूरा हो गया अपना, स्वाहा। अब एक चीज़ बस एक चीज़ और बता देता हूँ मैं। कमेंट सेक्शन में तो बता ही देना कि मज़ा आया कि नहीं। उसके अलावा बेटा तुम्हारा एक चैप्टर और है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें कि सिर्फ एक सिंगल पोर्शन आता है फुलरीन का। वो बेटा मैं तुम्हें कवर कराऊंगा, छोड़ के नहीं भाग रहा हूँ, टेंशन मत लो। वो मैं नैनो टेक्नोलॉजी के जब बेसिक पढ़ाऊंगा तो उसमें मेंशन कर दूंगा मैं। वो सारी चीज़ें तुम्हारी केमिस्ट्री की वहाँ से तैयार हो जाएंगी। बस इतना ही था आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर एंड जय हिंद।